बच्चों अपने पिछले लेक्चर में हम लोग रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और अब मैंने कहा था कि आपको फंक्शंस का मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा आज हम लोग वही फंक्शंस की थोड़ी सी बात करने वाले हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि फंक्शन हम लोग 12th में पढ़ते हैं और अच्छे समझ में आता है वो इसलिए क्योंकि फंक्शंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप लोग शायद अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन 11th के ड्यूरेशन में आप पूरा उसको पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इन स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा मेरे पास लिखा हुआ, सबसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन में नॉट बी अ फंक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम लोग क्लास 11 में बस इसी लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि बेटा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी पैदा करता है। कभी कभी ऐसा तो होता है, देखने में लगता है कि वो फंक्शन है लेकिन असल में एक रिलेशन ही होता है, फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है। यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एक रिलेशन एक फंक्शन कब कहलाता है, ठीक है ना। तो वो आपका अगला लिखा हुआ है, देखो मैं लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज नोन एज फंक्शन इफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट A to set B is known as function if each element of A is associated with some element of B. Second point, each element of A has unique image in B. अगर ये दो पॉइंट्स वो फॉलो कर रहा है तब वो फंक्शन कहला सकता है। अगर कोई रिलेशन सेट A से सेट B के बीच में कोई रिलेशन हमको पता है और वो रिलेशन अगर ये गिवन दो कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उस रिलेशन को एक फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस का मतलब क्या बेटा, पहला कंडीशन बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे ये कंपलसरी होना ज़रूरी है कि एक जो मैं सेट ए और बी ले रहा हूँ तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी से एसोसिएट होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको याद होगा, आपने पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके और कुछ नेम्स का यूज़ करके, ठीक है ना। तो बेटा वहाँ पर जब हम लोगों ने क्या करा था, मैंने ऐसा कुछ लिया था, आपको याद होगा थोड़ा सा, यहाँ ए बी सी, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नाम लिखे थे और हाँ यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए थे, ठीक है, जो भी नाम थे, आखिरी में देव लिखा हुआ था। तो सारे एलिमेंट्स इसके एसोसिएटेड थे। तो आप ये बोल सकते हो सर क्या ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें याला एक सेट तो रह गया, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा बेटा ये एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मैं ए से बी में रिलेशन बता रहा हूँ तो ठीक है ना, तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी से एसोसिएटेड हैं तो फंक्शन कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए में 3 एलिमेंट्स थे और ए के तीनों एलिमेंट्स एसोसिएटेड थे बी से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन था, ठीक। और आप यहाँ पे पूछ सकते हो, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि सर यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे रह गई थी जो किसी की भी इमेज नहीं थी, है कि नहीं। तो बेटा उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग को खाली फ़र्क पड़ता है इस वाले से, पहले वाले से। अगर मैं सेट ए की बात करूँगा तो अगर सेट ए की सारी वैल्यूज़ बी से एसोसिएटेड हैं तो वो एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज ऑफ बी। मतलब ये सेट ए में जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस हम लोग को फुलफिल कर पा रहे हैं, अगर वो रिलेशन हमारा गिवन रिलेशन ये दो कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे लिखा है अ फंक्शन एफ। एक फंक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, जैसे वहाँ पे करते थे अ रिलेशन आर सच दैट करके, यहाँ पे है अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी कैन बी कंसीडर्ड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, fa where A belongs to A and fa belongs to B, which is the f image of A, hence f is a subset of A cross B। देखो बेटा कुछ नया नहीं है इसमें, जैसे आप रिलेशन में पढ़ते थे वैसे यहाँ पे फंक्शन में भी है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग दिख रहा होगा कि ये सर कैसा लिखा है आपको। आप अच्छा एक नॉर्मल कंडीशन लेके चलते हैं। जब आप लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, वहाँ पर क्या करते थे हम लोग को दिया जाता था fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसे करके कुछ दिया जाता था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग x की कोई वैल्यू पुट करते थे, हम लोग x की यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते थे और फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकालते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे x के यहाँ पे अगर 2 पुट करा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू द 4 प्लस 4 टू द 8 प्लस 2 मतलब 14 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा जो वैल्यू मैंने इस x की जगह पे पुट करी उसको बोलते हैं हम लोग वो डोमेन, ठीक है ना। और उसके करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू बाहर आई है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक। तो वही चीज़ देखो वही यहाँ पे लिखी हुई है। अब जैसे डोमेन और रेंज का तो ये भी पता है आपको, ठीक है ना। डोमेन सेट ए की वो सारी वैल्यू जो कि प्री इमेज बन रही है, ठीक है ना। और अगर उनको फंक्शन होना तो सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब सेट एक पूरा का पूरा सेट ए प्री इमेज की तरह काम करना चाहिए। और सेट बी में जितनी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं एज
इमेजेस उनको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही जैसे अगर हम लोग अभी तक पढ़ते हुए हैं ए कॉमा बी करके लिखते थे हम लोग, ए कॉमा बी लिखते थे, जहाँ पे लिखते थे हम लोग ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ए कॉमा एफ ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा एफ ए की वैल्यू ए पे डिपेंड करती है, एफ ए की वैल्यू ए पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ भी रखो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक आंसर आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ से इसके लिखने का मतलब ये है कि एफ ए डिपेंड करता है ए पे। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि फंक्शन एक डिपेंडेंसी फैक्टर है, फंक्शन एक डिपेंडेंसी फैक्टर है। फंक्शन की जो मेरी वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, जो एफ ए की वैल्यूज होती हैं, वो डिपेंड करती है किस पे, ए पर। तो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए फंक्शन को लेके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब वो सारी वैल्यूज हम लोग सेट ए से लेने वाले हैं या फिर जो डोमेन से लेने वाले हैं, ठीक है, उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है, एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती है, तो ठीक है ना। तो बेटा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं नॉर्मल सा, कि जैसे कि मान लीजिए आपको पार्टीज़ में जाना है, आपके पास 2 पार्टी का इन्विटेशन है, ठीक है ना। तो एक ये ऑब्वियस सी बात है कि आप एक साथ एक ही टाइम पे 2 पार्टीज़ पे नहीं जा सकते हो, है कि नहीं। आप एक साथ एक ही टाइम पे 2 पार्टीज़ में नहीं जा सकते हो, ठीक। लेकिन इसका उल्टा बोले तो कि हाँ 2 आदमी एक साथ एक पार्टी में जा सकते हैं। तो वो समझो मैं बोल क्या रहा हूँ, आप अकेले एक टाइम पे एक साथ 2 पार्टीज़ में नहीं जा सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 आदमी एक साथ एक पार्टी में जा सकते हैं, ठीक। अब देखो ये समझाने वाला हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आप लोग 2 लोग हो, x1 और x2, ठीक है, ये पार्टी है, आप ये 2 लोग हो, आप दोनों लोग एक पार्टी में जा सकते हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एक ही टाइम पे एक साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन कहलाएगा, तो हाँ ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन आप एक ही आदमी हो, आप अकेले हो और अकेले आप 2 पार्टीज़ में एक ही टाइम पे एक साथ नहीं जा सकते हो, तो मतलब कि ये एक फंक्शन नहीं है, समझे। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे आते हैं, हमको ये चीज़ गौर करनी है कि हर एक प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज हो, हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज हो, ठीक है ना। जैसे कि इसकी एक ही इमेज है, क्या ये, इसकी एक ही इमेज है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप एक प्री इमेज की 2 इमेज बता रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन नहीं है। इधर आते हैं इसको, जैसे मान लीजिए आप x1 y2 से जुड़ा हुआ है, x2 y2 से जुड़ा हुआ है, x3 y5 से जुड़ा हुआ है, x4 y4 से जुड़ा हुआ है, क्या ये फंक्शन होगा? हाँ ये एक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो सबकी एक यूनिक इमेज है, सबकी एक यूनिक इमेज है, ठीक है ना। और डोमेन के सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको बताया था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, सारे मतलब सारे एसोसिएटेड होने चाहिए सेट बी से, तो हाँ ये सारे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और देखो तो फिर इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। अब देखो रेंज और डोमेन आपको दोबारा याद दिलाते हैं, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। बेटा कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन बेटा वो सारी वैल्यूज़ जहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है, कोडोमेन वो सारी की सारी वैल्यूज़ जहाँ से हमको आंसर या फिर वैल्यूज़ या फिर एफए या फिर इमेजेस मिलती हैं, ठीक है ना। तो फिर अब देखो यहाँ पे आप रेंज कैसे बताओगे आप? जो वैल्यूज़ यूज हो चुकी हैं, y5 यूज़ हो गई है, y4 यूज़ हो गई है, y2 यूज़ हो गई है, y1 यूज़ हो गई है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी रेंज कहलाएंगी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दोबारा कंफर्म हो गई क्या, कि रेंज जो होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। बेटा थोड़ी सी लाइट कम हो चुकी है तो आप लोग, वैसे आपको दिख रहा होगा फिर भी, लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ बोल दूंगा जो भी लिख रहा हूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी इतनी, ठीक है ना। तो मैं क्या बताना चाहता था, समझ गए कि यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और कौन सा रिलेशन कब फंक्शन कहलाएगा वो मैं समझाने की कोशिश करी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, वो आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो रिप्रेजेंटेशन कभी एफ डॉट ए क्रॉस ए टू बी, जब ऐसा बोलते हैं हम लोग तो हमेशा बोलते हैं ये फंक्शन है, मतलब ये वो फंक्शन है जिसके अंडर वो काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो टॉप पॉइंट है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डोमेन की वैल्यूज रखते हैं और यहाँ पे हम लोग को डोमेन की वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे हम लोग को डोमेन रखते हैं। अगर ए टू बी अगर ऐसा दिखाया गया तो इसका मतलब ये हुआ है कि ए इज टू बी, मतलब ए मेरा डोमेन और बी हमारा को डोमेन है। बेटा रिलेशन और फंक्शन में अंतर करने के लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट। बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट में होता क्या है, हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं हम लोग, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना। किसी पॉइंट में लोग एक लाइन खींचते हैं, जैसे कि मान लीजिए ठीक ऐसे करके खींची हमने, पैरेलल खींचेंगे, ठीक है। आपको वो पैरेलल बन नहीं रही है लेकिन पैरेलल बांध के चलना आप लोग, ठीक है ना। तो बेटा अगर वो लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है, मतलब वो फंक्शन है,
ठीक है। और अगर एक से अधिक जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है। अच्छा ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट बना कैसे बेटा, देखो इसका मतलब अगर कट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने करा, यहाँ पे देखो एक लाइन में लेके आया, ये पॉइंट जो एक्स पे जो आएगा वो कोई पॉइंट होगा एक्स नॉट, ठीक है ना, उस एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग मेरे को वाई की कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, वाई नॉट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ से देख पाओगे, अब अगर मान लो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एक्स नॉट पे एक ही वाई मिल रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आप आइए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, ये पॉइंट जो है एक्स नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स नॉट, इस एक्स नॉट पे हमको एक यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, रेड से दिखाते हैं, इस एक्स नॉट पे हमको यहाँ पे वाई की एक कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वाई नॉट, और इसी एक्स नॉट पे हमको यहाँ पे भी एक वाई की वैल्यू मिल रही है। कट होने का मतलब यही तो हो रहा है कि मतलब वो कोई सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक वाई की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी एक वाई की वैल्यू मिल रही है। तो आप देख पा रहे होगे एक ही इनपुट के हमको 3 अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है ना, हमको एक ही इनपुट के 3 अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक। तो ये चीज़ नहीं हो सकती है कि एक ही, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये आपको पता है, ठीक। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है। तो आप इतना याद रखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट वो होता है जब हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस के और फंक्शन को सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है। अगर वो ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रहा है तो वो गिवन ग्राफ जो होगा वो एक फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर वो एक से अधिक जगह पे कट कर रहा है तो वो एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। बेटा आप लोग यूनिक को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, लेकिन क्योंकि शायद हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। बस आप इतना याद रखो कि जो आपका जो डोमेन वाला सेट होता है, जो सेट ए होता है, वो एक ही इमेज ले सकता है, मतलब वो सिर्फ एक ही इमेज ले सकता है। लेकिन जो इमेज है उसकी एक से अधिक प्री इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है ना। दोबारा सुनो, ये जो हमारा डोमेन वाला है वो सिर्फ एक ही इमेज रखेगा अपने पास, ठीक है ना, लेकिन जो इमेज है उसकी एक से अधिक प्री इमेजेस हो सकती हैं। तो सर ये यूनिक का मतलब क्या हुआ? तो मैं जो यूनिक बोल रहा हूँ बेटा कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक मैं बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डोमेन वाला सेट, मतलब इसकी जो इमेजेस आएंगी वो यूनिक होंगी, ठीक है ना। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। मतलब एक इंसान यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए जो सेट ए वाले हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही के साथ लिंक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेट बी के जो लोग हैं वो सेट ए से कितने भी चाहें, जितने चाहें 1 2 3 4 5 किसी से भी लिंक बना सकती हैं, बिकॉज इट्स हर चॉइस, ठीक। समझे क्या बोल रहे हैं मैं? मतलब आप थोड़ा सा अगर रिलेट कर पा रहे होगे तो आप लोग ज़रूर मुस्कुरा रहे होगे अभी भी, लेकिन उधर मत जाना, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। आप मेरा एग्जांपल देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ खाली, ठीक है ना, बस अब कंफ्यूज मत होना, मैं यूनिक के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बता रहा हूँ, दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्री इमेजेस हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होगी, लेकिन एक इमेज के कई प्री इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला सेट, ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्री इमेजेस के 2 इमेजेस हैं और ये अलाउड नहीं है, ठीक। तो ये था आपका फंक्शन कब वो नहीं कहलाएगा और फंक्शन वो कब कहलाएगा। बच्चों ये कुछ बेसिक ग्राफ्स है जो आप लोग हमेशा यूज़ करने वाले फंक्शन में आगे पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक ज़रूर होता है, ठीक। तो इनको की कौन कौन से ग्राफ्स हैं, आप हो सकता है पहली बार कुछ नाम सुन रहे हो और कुछ नाम आपको पहले से ही पता होंगे। जैसे कि आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि मिड से गायब होता है, जो कि थीटा इसका 45 डिग्री होता है, ठीक है, आपको पता है वाली चीज़, ठीक। अगला मेरा इसको बोलते हैं हम लोग बेटा मॉडुलस ग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ग्राफ। ये क्या होता है? y इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन में, जो आप लोग पढ़ोगे। अभी खाली हम लोग ग्राफ्स की बात करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। अगला है बेटा मेरा है, देखो यहाँ पे जो इवन पावर वाले होते हैं, नॉर्मली आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक। देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी इवन पावर्स बढ़ रही हैं, एक्स स्क्वायर, x4, x6, x10 ऐसे बढ़ती चली गई, तो आपका जो बेसिक ग्राफ होगा, जो आपका जिसको आप फंडामेंटल लेके चलोगे, वो आपका पैराबोला ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पैराबोला ग्राफ, जो कि था किसका? क्वाड्रेटिक, मतलब या फिर ऑड पावर वाले फंक्शंस का, ठीक है, सॉरी इवन पावर वाले फंक्शंस का। अगला आता है फोर्थ वाला, क्या है बेटा? देखो फोर्थ वाला आपका ऑड पावर्स के फंक्शन का है, ठीक। तो अगले पे आता है, अगला बेटा इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ होता है ये, और 1/x² को आप लोग लिख सकते हो 1/mod x, ठीक है ना, क्योंकि आप डिनोमिनेटर नेगेटिव वैल्यूज जीरो तो नहीं ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसको ये दोनों सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ ऐसा कुछ है। अगला पे अगला है मेरा 6th वाला कि y इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है? देखो आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव में जाता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है इसकी सारी वैल्यूज़, ठीक है। अगला 7th पे आते हैं। 7th किसका बेटा? 7th आप देख पा रहे हो 1/, में अगर 1/, में ऑड पावर्स है, 1/, में ऑड पावर्स है अगर, ठीक है ना, तो कैसा बनेगा? ऐसे, बस इसी को हमने ऐसे करके घुमा दिया, दिख रहा है आपको, ऐसे करके, ठीक। अगला है बेटा 1/x का, इसका होता है हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है, ऐसे करके जाता है फिर ऐसे जाता है, ठीक। ये थे आपके कुछ बेटा 8 बेसिक ग्राफ्स होते हैं,
इनको आप नोट कर लीजिए, अपने पास रखिए इनको, ठीक है। जो कुछ आपको यूज़ करना है इन्हीं में करना होगा। अब मैं कुछ जो बेसिक से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कि शायद आपको पहले से पता भी हो, अगर नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, हम लोग को अभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा f(x) प्लस, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो f(x) प्लस माइनस a की फॉर्म में है, ठीक है, तो कैसे कैसे उसमें बदलाव आएगा। अगर प्लस a है तो बेटा वो a टाइम्स ऊपर चला जाएगा ग्राफ, अगर माइनस a है तो फिर वो a टाइम्स नीचे आ जाएगा ग्राफ। एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ऐसे मान लीजिए ग्राफ दिया गया y = x² + 4। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना तो कैसे बनाओगे। देखो आपको पता है क्या, आपको x² का ग्राफ पता है कैसे होता है, वो पैराबोला जाता है ऐसे ऐसे, जो कि सेंटर से पास होता है, ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे x² + 4 हो गया, मतलब +4 है, मतलब वो 4 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो उसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो ऐसा दिखेगा, और ये जो पॉइंट होगा ना वो ये होगा, ये पॉइंट होगा आपका 0,4, वो 0,4 से कट करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका किसका, ये था आपका y = x² + 4 का ग्राफ, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। अगला मेरा है √x-3, ये भी सिंपल है। √x-3 चलो +3 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे बनाना पड़ेगा फिर हमको, ठीक है ना। देखो √x का ग्राफ आपको पता कैसा होता है, √x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये √x का ग्राफ होता है, ठीक। अब ये +3 लिखा, √x +3 लिखा हुआ है, मतलब वो 3 यूनिट्स ऊपर चला गया, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बनेगा वो, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,3, ठीक। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कुछ मतलब जो भी आपको समझ, ये तो एग्जांपल थे खाली, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है f(x) में जितना भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उतना यूनिट्स हम लोग को ऊपर नीचे जाना है, ठीक है। एक नया ग्राफ बताते हैं, आपको ये बताना भूल गया था मैं। y = सिग्नम x, y = सिग्नम x, काफ़ी कूल होता है ये। कैसे, देखो काफ़ी सिंपल भी है। जैसे इसे पता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये y पे क्लोज होता है, ठीक है, 1 पे ओपन होता है और -1 पे ओपन होता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है ये ग्राफ, ठीक है। अब इसके डोमेन रेंज से भी आप गौर मत करिए इतना, खाली आप ग्राफ की शेप देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है ना। तो बेटा अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ पे y = SGM, सिग्नम, इसको सिग्नम पढ़ता है, सिग्नम x +3, सिग्नम s +3। बेटा ये जो पॉइंट होता है ये +1 होता है और ये -1 होता है, ठीक है ना। तो +3 है, मतलब हम लोग +3 ऊपर चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि जब -1 + 3 करेंगे कितना आएगा, और जब 1 + 3 करेंगे तब कितना आएगा, 4, नीचे पॉइंट हो गया 2। मतलब कि मेरा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो +2 पे पहुंच जाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट है वो +2 पे पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +2 है ऐसे, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो +4 पे पहुंच जाएगा, तो ये ऐसे। ये था आपका सिग्नम ग्राफ किस चीज़ का, y = सिग्नम x + 3 का, ठीक है। मैं चलो अच्छा दोबारा बता देते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए बता सिग्नम ग्राफ जो आपका होता है y = सिग्नम x का ग्राफ होता है बेटा ऐसे कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक। वो 1 पे एक स्ट्रेट लाइन देता है, -1 पे एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। और 0 पे क्लोज इंटरवल होता है, 1 और -1 पे ओपन इंटरवल होता है, इसलिए हम लोग ओपन से दिखाते हैं। अगर आपको क्लोज और ओपन नहीं पता है तो वेट करो, और जब अभी आगे आप इनइक्वालिटीज़ पढ़ोगे चैप्टर तो आपको और इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ होता है सिग्नम x का ग्राफ, ठीक है। अब इसी में अगर मैं कुछ ऐड करूँ या कुछ माइनस करूँ तो उसमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे मान लीजिए सिग्नम x +3 कर दिया मैंने, तो ये जो सिग्नम की जो ये वैल्यूज है ना, जैसे +1 और -1, तो इन दोनों में मैं +3 करने वाला हूँ। 1 + 3 करूँगा क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, और -1 + 3 करूँगा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब कि जो ऊपर वाली लाइन है वो 4 पे जाके 4 से खींचेगी, और जो नीचे वाली लाइन है वो 2 से खींचेगी। तो ये जो पॉइंट था ये था 2, और ये जो पॉइंट था वो था 4। कुछ ऐसे बनते हैं सिग्नम x के ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, आगे और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं वो देखते हैं अब हम लोग। तो बेटा देखो आपका अगला और आखिरी, मतलब आखिरी तो नहीं है ये, लेकिन इस वीडियो के लिए और आपके लिए अभी तक आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन यही रहने वाला है। बाकी आप तब पढ़ना जब आप सारे फंक्शंस अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो अभी तो खाली मैं आपको हल्का सा इंट्रो दे रहा था, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास जैसे हमने अभी मैंने देखा था कि f(x) बाहर +-a लगा था, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे करके लिखा था, ठीक है, ऐसे करके लिखा था, तो जो भी बदलाव हम लोग कर रहे थे वो हम लोग असल में देखा जाए तो हम लोग y में कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब f(x) बनाते थे, फिर y के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर देते थे, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, अब ये करने वाले हम लोग f(x + a - करने, x + -a करने वाले, मतलब जो भी बदलाव करने वाले हम लोग वो x में करने वाले हैं, ठीक है। फ़र्क क्या पड़ने वाला है, देखो जब हम लोग y में करते थे, ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे करते थे, मतलब ऊपर नीचे चेंज करते थे। जब हम लोग x में बदलाव कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट और राइट बढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे देखो यहाँ पे लिखे हुए 2 केसेस बताएं। जब x + a है तो देखो यहाँ से आप यहाँ पर निकाल सकते हो f(x + a) लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आ जाएगा x = -a। हमको करना है कि हमको x = -a पर f(x) बनाओ, मैंने हिंदी में लिखा बकायदा, ठीक है ना। मतलब x = -a पे हमको
एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। कैसे करना है जो देखते, और अगला क्या है, एफ एक्स माइनस ए, मतलब यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू प्लस ए पर एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक, अब देखो ये करना कैसे है। मेरे पास पहला ग्राफ लिखा हुआ है 1/x-3। अब बेटा 1/x का ग्राफ हम लोग को पता है कैसा दिखता है, वो 1/x का ग्राफ ऐसा दिखता है कुछ यूँ और यूँ, बताया था ना आपको। अब यहाँ लिखा हुआ x-3 मतलब कि x-3 है तो इक्वल टू में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे बदलाव करा था मैंने, कैसे करा था, x-3 था तो हम क्या करते थे x इक्वल्स टू 3, यहाँ से क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोग x इक्वल्स टू 3 पे एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है मेरा 1/x। ठीक है ना, तो 1/x का ग्राफ मेरे को 3 से पास करके बनाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियस प्लस का था, मतलब हमको इधर बढ़ना है, राइट बढ़ना है। ठीक है ना, 3 कहाँ पे, 3 पॉजिटिव लाइन में आता है, तो यहाँ से हमको 3 मिला है, तो 3 वाला पॉइंट को मैं एज अ ऑरिजिन ट्रीट करूँगा। ठीक है ना, और यहाँ से एक ऐसे डॉटेड लाइन, इमेजनरी लाइन खींच दी हमने। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमको ग्राफ मिला है, ये पॉइंट है मेरा 3,0। ये जो हमें ग्राफ मिला है बेटा, वो मिला है 1/x-3 का, y इक्वल्स टू 1/x-3 का। ठीक है, एक और अगला ग्राफ देखो बेटा, ये मॉड का ग्राफ है, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों जो हम लोग ने पहले पढ़ा वो वाला और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो वाला, इन दोनों को मिलके जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x में भी बदलाव आ रहा है और बाहर भी लिखा है -2, मतलब y में भी हल्का सा बदलाव आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग x वाला सॉल्व करेंगे, फिर लोग y वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो आपको पता है कि मॉड x यहाँ पे मॉड वाला फॉर्म है। देखो ये मॉड वाला फॉर्म है, मतलब कि ग्राफ का जो फंडामेंटल होगा वो ऐसे रहेगा। ठीक है ना, v की फॉर्म में होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो x-1 है, तो हम लोग x-1 से क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी +1, मतलब कि हमको x इक्वल्स टू +1 पे, x इक्वल्स टू +1 पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू +1 पे बना दिया मैंने ग्राफ, ये रहा। ठीक, ये मिल गया। ये हमको किसका ग्राफ मिला है, ये हमको मिला है ग्राफ y इक्वल्स टू x-1 का ग्राफ मिला है। ठीक, ये हमको y इक्वल्स टू x-1 का ग्राफ मिला है, लेकिन हमको चाहिए क्या, x-1 -2। तो बेटा क्या -2 है ना, -2 है, y में बदलाव आ रहा है। अब याद करो एफ एक्स माइनस ए में क्या करते थे हम लोग, a टाइम्स नीचे चले आते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 है, मतलब हम लोग 2 टाइम्स नीचे आ जाएंगे, तो ये ग्राफ उठ के 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये वाले पे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो ये ग्राफ यहाँ से पास होगा ऐसे करके। ठीक है ना, तो आपका रिक्वायर्ड जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये है आपका, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा फिर 1, -2। ठीक, ये थे आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोग अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये सारे नहीं है, फंक्शंस के भी मैंने आधे से आधे का भी आधा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं करी अच्छे से फंक्शंस की, फंक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था खाली आपको, वो मैंने दे दिया आपको। ठीक, और अब अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं हम लोग, और अपना ये चैप्टर भी ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रो ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे अपने अगले टॉपिक और अगले टॉपिक के साथ। ठीक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो प्रैक्टिस करना, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बाय।